जो भी चाहते हैं वो कैसे होगा। जाने ब्रह्मांड कैसे करता है आपकी मनोकामनाएं पूरी। हैप्पीनेस एंड विशेस सीक्रेट। हर इंसान चाहता है कि उसके पास कोई ऐसी शक्ति हो जिससे वो जो भी मांगे वो उसे मिल जाए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। यही कारण है कि जीवन को अनिश्चितताओं से भरा कहा गया है, लेकिन ब्रह्मांड में कई ऐसे रहस्य भी छुपे हुए हैं जिन्हें अगर हम जान जाएं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। आप जो भी चाहते हैं वो कैसे होगा। जाने ब्रह्मांड कैसे करता है आपकी मनोकामनाएं पूरी। हैप्पीनेस एंड विशेस सीक्रेट। हर इंसान चाहता है कि उसके पास कोई ऐसी शक्ति हो जिससे वो जो भी मांगे वो उसे मिल जाए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। यही कारण है कि जीवन को अनिश्चितताओं से भरा कहा गया है, लेकिन ब्रह्मांड में कई ऐसे रहस्य भी छुपे हुए हैं जिन्हें अगर हम जान जाएं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो हमें किसी न किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ रहती है। यह मार्गदर्शन हम अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरु, आध्यात्मिक व्यक्ति, ज्योतिषाचार्य, मनोवैज्ञानिक आदि श्रेष्ठ जनों से प्राप्त करते हैं। क्या आपको पता है मार्गदर्शन एवं उपाय की शक्ति के पीछे आपके अंतर्मन और मस्तिष्क में स्थित अवचेतन मन की शक्ति काम करती है। अवचेतन मन की शक्ति को समझकर आध्यात्मिक रहस्यों को भली भांति समझा जा सकता है। पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति व्याप्त है और वह शक्ति मानव मन मस्तिष्क के अंदर समाहित है, जिसे कई नामों से जाना जाता है। यूं तो अनंत ब्रह्मांड को समझना आज के विज्ञान के लिए भी जटिल एवं दुष्कर कार्य है, परंतु वैज्ञानिक एवं अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि मानव मस्तिष्क और मानव मस्तिष्क में स्थित न्यूरॉन आदि की कार्य प्रणाली को समझकर ब्रह्मांड को समझा जा सकता है। आज से लाखों वर्ष पूर्व भारतीय आर्षि महर्षियों ने इस सूत्र को महावाक्य में पिरो दिया था। सूत्र कहता है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे तत् ब्रह्मांडे यत पिंडे। जो कुछ ब्रह्मांड में है वह सब मानव पिंड में स्थित है। मानव पिंड को ब्रह्मांड का लघु रूप कहा गया है। मानव मन मस्तिष्क की जटिलता एवं ब्रह्मांड का बहुआयामी विस्तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है को समझकर न केवल व्यक्ति के बारे में अपितु ब्रह्मांड के रहस्यों को जाना जा सकता है। प्राचीन भारतीय आर्षि महर्षियों ने अपने मन मस्तिष्क एवं पिंड के अंदर ब्रह्मांड के दर्शन कर आज से अनेकों वर्ष पूर्व जो खगोलीय गणना का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में किया है वह आज आधुनिक युग की अति आधुनिक मशीन की गणना से लगभग मेल खाती है। सफलता का सूत्र भी ब्रह्मांड में व्याप्त शक्तियों को समझकर एवं उनसे समन्वय बनाकर मनुष्य ने हर युग में सफलता हासिल की है। आधुनिक शोधकर्ताओं ने प्रमुख रूप से मानव मन की शक्ति को चेतन मन एवं अवचेतन मन के रूप में विभाजित किया है। अवचेतन मन की शक्ति को समझकर व्यक्ति सफलता के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कर सकता है। अवचेतन मन की शक्ति के रहस्य जानकर प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को बदलकर अपनी तकदीर खुद बदल सकता है, क्योंकि प्रत्येक विचार एक कारण है और प्रत्येक स्थिति एक परिणाम। जब आप मस्तिष्क की कार्यशैली को समझेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है। ज्यादातर नकारात्मक एवं हर समय बुरा ही बुरा सोचने पर धीरे धीरे वह बुरी घटना के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। आपकी सोच का असर मनुष्य का अवचेतन मन उसकी मानसिक तस्वीर या विचार पर प्रतिक्रिया करके उसे हकीकत में बदल देता है। शायद इसलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा शुभ बोलने, शुभ सोचने, शुभ आचरण कर दूसरों को हानि न पहुंचाने की सलाह देते हैं। मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा महसूस करता है और जैसा विश्वास करता है, वैसे ही उसके मन, शरीर और परिस्थितियों का निर्माण होने लगता है। इसलिए अगर आप अपने वर्तमान से असंतुष्ट हैं और अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो आज से ही शुभ कार्य में संलग्न हो जाएं। शोधकर्ताओं का मानना है कि प्रत्येक प्रकार की बीमारी मस्तिष्क से ही उत्पन्न होती है। सही सोच से उपचार एवं जीवन का मार्गदर्शन संभव है। ब्रह्मांड में हमारे चारों ओर ब्लैक होल जबरदस्त ताकत से एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ये घटनाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि वे अंतरिक्ष समय के ताने बाने में लहरें पैदा करती हैं, और ये लहरें, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण तरंगें कहा जाता है, पूरे ब्रह्मांड में लाखों प्रकाश वर्ष की यात्रा करती हैं, अंततः पृथ्वी से होकर गुजरती हैं। डेनियल होल्जर और एलाइजियो के साथी वैज्ञानिक जानते थे कि इन तरंगों का पता लगाने से हम ब्रह्मांड के आकार, आयु और संरचना सहित कई गहन रहस्यों का पता लगाने के करीब पहुंच जाएंगे। उन्होंने अब तक की सबसे संवेदनशील मशीन बनाई, तरंगों का पता लगाया और ब्रह्मांड पर एक पूरी तरह से नई खिड़की खोल दी। बिग ब्रेन्स के इस समय और स्थान झुकने वाले एपिसोड में यू शिकागो के ब्रह्मांड विज्ञानी ब्लैक होल, आइंस्टीन की भविष्यवाणियों का परीक्षण और परमाणु विनाश के खतरे के बारे में बात करते हैं। आदिकाल से ही मनुष्य हमारे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा है। कुछ मायनों में यह हमारी सबसे पुरानी गतिविधियों में से एक है। जैसे ही आप आकाश की ओर देखते हैं और आश्चर्य करते हैं, आप एक ब्रह्मांड विज्ञानी हैं। लंबे समय तक ब्रह्मांड विज्ञान ज्यादातर सिद्धांत था।
लोग ऊपर देखेंगे और आश्चर्यचकित होंगे और डेटा वही होगा जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए शायद पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है और यह ब्रह्मांड की हमारी समझ में एक बड़ी छलांग थी। इसलिए इस बारे में जागरूकता बढ़ रही है कि हम ब्रह्मांड में कहां हैं और यह सब एक साथ कैसे फिट बैठता है। इसमें से बहुत कुछ डेटा द्वारा संचालित किया गया है। डैनियल ने अपना पूरा करियर डेटा के एक बहुत ही विशिष्ट टुकड़े का पीछा करते हुए बिताया है, कुछ ऐसा जो उसे उन दो सबसे रहस्यमय सवालों का जवाब देने की अनुमति दे सकता है जो इंसानों ने पहली बार सितारों को देखने के बाद से सोचा है। ब्रह्मांड कितना पुराना है? क्या ब्रह्मांड जैसा है वैसा बने रहने में कभी कोई विकल्प था? अल्बर्ट आइंस्टीन इस बारे में सोच रहे होंगे जब उन्होंने गणितज्ञ अर्नस्ट स्ट्रॉस से कहा, मुझे वास्तव में इस बात में दिलचस्पी है कि क्या भगवान दुनिया को अलग तरीके से बना सकते थे, अर्थात क्या तार्किक सरलता की आवश्यकता किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता छोड़ती है। ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। अमेरिकी भौतिक विज्ञानी जेम्स हार्टल, जिनकी इस वर्ष की शुरुआत में 83 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, ने इस निरंतर बहस में मौलिक योगदान दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में क्वांटम सिद्धांत के आगमन ने शास्त्रीय भौतिकी के उन विचारों को हवा दे दी है कि ब्रह्मांड का विकास नियतात्मक है। हार्टल ने एक उल्लेखनीय प्रस्ताव में योगदान दिया जो यदि सही है तो शास्त्रीय भौतिकी के साथ नियतिवाद के उदय और क्वांटम सिद्धांत के साथ इसके पतन के बारे में पारंपरिक कहानी को पूरी तरह से उलट देता है। एक क्वांटम ब्रह्मांड वास्तव में एक शास्त्रीय ब्रह्मांड की तुलना में अधिक नियतात्मक हो सकता है और इसकी सभी स्पष्ट अनिश्चितताओं के लिए क्वांटम सिद्धांत बेहतर ढंग से समझा सकता है कि ब्रह्मांड वही क्यों है जो वह है और कोई अन्य संस्करण नहीं। भौतिकी में नियतिवाद का अर्थ है कि किसी भी समय ब्रह्मांड की स्थिति और भौतिकी के बुनियादी नियम ब्रह्मांड के पिछड़े इतिहास और आगे के विकास को पूरी तरह से निर्धारित करते हैं। ब्रह्मांड कैसे व्यवहार करता है इसके बारे में शास्त्रीय भौतिकी द्वारा पेश किए गए सख्त सटीक कानूनों के साथ यह विचार अपने चरम पर पहुंच गया। आइजैक न्यूटन के गति के नियमों को लें। यदि कोई सभी कणों की वर्तमान स्थिति और संवेग को जानता है तो वह सैद्धांतिक रूप से ब्रह्मांड, अतीत और भविष्य के बारे में सभी तथ्यों का पता लगाने के लिए न्यूटन के नियमों का उपयोग कर सकता है। यह केवल ज्ञान या कंप्यूटेशनल शक्ति की कमी है जो वैज्ञानिकों को ऐसा करने से रोकती है। इस विशिष्ट पूर्वानुमानित शक्ति के साथ नियतिवाद वैज्ञानिक व्याख्याओं को रेखांकित करता है जो जर्मन पॉलीमथ गॉटफ्रीड लीबनिज द्वारा सबसे प्रसिद्ध रूप से व्यक्त किए गए पर्याप्त कारण के सिद्धांत के करीब आते हैं कि हर चीज की एक व्याख्या होती है। ब्रह्मांड की प्रत्येक स्थिति एक स्पष्ट अपवाद के साथ, जिस पर हम आएंगे, को पहले वाले द्वारा पूरी तरह से समझाया जा सकता है। यदि ब्रह्मांड एक रेलगाड़ी है तो नियतिवाद कहता है कि यह एक ट्रैक पर चल रही है, किसी अन्य पथ पर स्विच करने का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि अलग अलग ट्रैक कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं। भौतिकविदों ने परंपरागत रूप से नियतिवाद की भविष्यवाणी और व्याख्यात्मक शक्ति को पसंद किया है। कुछ दार्शनिकों सहित अन्य आमतौर पर अधिक विभाजित हैं, कम से कम इस कारण से नहीं कि कैसे नियतिवाद मानव की स्वतंत्र इच्छा को बाधित कर सकता है। यदि भौतिकी के नियम नियतिवादी हैं और हमारे कार्य केवल कणों की परस्पर क्रिया का योग है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा नहीं है। हमारे लिए बी के बजाय ए को स्वतंत्र रूप से चुनने की गुंजाइश है क्योंकि ब्रह्मांड की पिछली स्थितियों ने पहले ही हमारी पसंद का परिणाम निर्धारित कर दिया होगा। और यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो हमारे कार्यों के लिए हमारी प्रशंसा या निंदा कैसे की जा सकती है। न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजिस्ट रॉबर्ट सपोलस्की की 2023 की किताब डिटरमिन्ड इस दिलचस्प और विवादास्पद मुद्दे को छूती है। 20वीं शताब्दी में उभरने लगे क्वांटम कणों के अजीब व्यवहार ने भौतिकी में नियतिवाद के आसपास की बहस को मौलिक रूप से बदल दिया। क्वांटम यांत्रिकी के नियम केवल परिणामों की संभावनाएं देते हैं, जिसे 1935 में ऑस्ट्रियाई भौतिक विज्ञानी इरविन श्रोडिंगर द्वारा तैयार किए गए विचार प्रयोग से चित्रित किया जा सकता है। हालांकि जब उन्होंने इसे तैयार किया था तो वह मुख्य रूप से इस बात से चिंतित थे कि तरंग फंक्शन वास्तविकता का प्रतिनिधित्व कैसे करता है। एक बिल्ली जहर की एक शीशी के साथ एक बक्से में फंसी हुई है जो किसी यादृच्छिक घटना से टूट सकती है या नहीं टूट सकती है। उदाहरण के लिए रेडियोधर्मी क्षय के कारण। यदि क्वांटम यांत्रिकी को बिल्ली पर लागू किया जाता है तो इसे जीवित और मृत के सुपरपोजिशन में वेव फंक्शन द्वारा वर्णित किया जाएगा। तरंग फंक्शन जब मापा जाता है तो बेतरतीब ढंग से दो राज्यों में से एक में कूद जाता है और क्वांटम यांत्रिकी केवल किसी भी संभावना के घटित होने की संभावना को निर्दिष्ट करता है। क्वांटम यांत्रिकी के आगमन का एक परिणाम यह हुआ कि इसने नियतत्ववाद को खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेकिन यह स्वीकृत विचार पूरी कहानी नहीं हो सकता है, जैसा कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए घटनाक्रमों से पता चलता है। क्वांटम यूनिवर्स वास्तव में दो कारणों से शास्त्रीय ब्रह्मांड से अधिक नियतात्मक हो सकता है।
पहला तकनीकी है। न्यूटन के नियम ऐसी स्थितियों की अनुमति देते हैं जिनमें अतीत यह निर्धारित नहीं करता कि भविष्य में चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। उदाहरण के लिए, कानून इस बात की ऊपरी सीमा प्रदान नहीं करते हैं कि किसी वस्तु को कितना तेज किया जा सकता है, इसलिए सिद्धांत रूप में एक शास्त्रीय वस्तु सीमित समय में स्थानिक अनंत तक पहुंच सकती है। इस प्रक्रिया को उलट दें और आपको वह मिलेगा जिसे अंतरिक्ष आक्रमणकारी कहा गया है। ऐसी वस्तुएं जो स्थानिक अनंतता से आती हैं, जिनका ब्रह्मांड में किसी भी अन्य चीज से कोई कारणात्मक संबंध नहीं है और जिनकी ब्रह्मांड की किसी भी पिछली स्थिति से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। व्यवहार में इस समस्या को आइंस्टीन के सापेक्षता के विशेष सिद्धांत द्वारा शुरू की गई सार्वभौमिक गति सीमा प्रकाश की गति द्वारा हल किया जाता है। लेकिन अनियंत्रित अनंतताएं आइंस्टीनियन सापेक्षता को भी प्रभावित करती हैं, जो एक शास्त्रीय सिद्धांत है। सामान्य सापेक्षता के समीकरण अनंत वक्रता की विलक्षणता की ओर ले जाते हैं, जो ब्लैक होल में और ब्रह्मांड की शुरुआत में बिग बैंग में सबसे कुख्यात है। विलक्षणताएं अंतरिक्ष समय में अंतराल की तरह हैं, जहां सिद्धांत अब लागू नहीं होता है। कुछ मामलों में उनमें से कुछ भी निकल सकता है या उनमें गायब हो सकता है, जिससे नियतिवाद को खतरा हो सकता है। कई भौतिक विज्ञानी सोचते हैं कि क्वांटम सिद्धांत ऐसी विलक्षणताओं को हटाकर बचाव में आ सकता है। उदाहरण के लिए, बिग बैंग को बिग बाउंस में परिवर्तित करके एक ऐसे ब्रह्मांड के साथ जो विलक्षणता के दूसरी तरफ सुचारू रूप से विकसित होता रहता है। यदि वे सही हैं, तो क्वांटम गुरुत्व का एक सिद्धांत जो क्वांटम सिद्धांत को पूरी तरह से एकीकृत करता है, जो सबसे छोटे पैमाने पर पदार्थ के व्यवहार की भविष्यवाणी करता है, और आइंस्टीन की सापेक्षता जो ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर विकास को समाहित करती है, अंतराल को सुचारू कर देगी। अंतरिक्ष समय और नियतिवाद को पुनर्स्थापित करें। लेकिन एक गहरा कारण है कि क्वांटम यूनिवर्स अधिक नियतात्मक क्यों हो सकता है, जिसके लिए हार्टले की वैज्ञानिक विरासतें प्रासंगिक हैं। अमेरिकी भौतिक विज्ञानी मरे गेलमैन के साथ हार्टले ने क्वांटम सिद्धांत के लिए एक प्रभावशाली दृष्टिकोण विकसित किया, जिसे डिकोहेरेंट हिस्ट्रीज 1 कहा जाता है। इसने क्वांटम भौतिकी में संभाव्य कथनों की उपयोगिता और क्वांटम सुपरपोजिशन से रोजमर्रा के अनुभव के एक परिचित शास्त्रीय क्षेत्र के उद्भव को समझाने का प्रयास किया। उनकी तस्वीर में वेव फंक्शन कभी भी बेतरतीब ढंग से नहीं उछलता। इसके बजाय यह हमेशा श्रोडिंगर के समीकरण द्वारा दिए गए नियतात्मक कानून का पालन करता है, जो क्वांटम राज्यों के सुचारू और निरंतर विकास की विशेषता है। इस संबंध में यह अमेरिकी भौतिक विज्ञानी ह्यू एवरेट III की क्वांटम यांत्रिकी की लोकप्रिय कई दुनिया व्याख्या के समान है, जो प्रस्तावित करता है कि जब भी कुछ भी मापा जाता है तो क्वांटम यूनिवर्स तरंग फंक्शन में एनकोड की गई संभावनाओं के अनुसार विभिन्न शाखाओं में विभाजित हो जाता है। निम्नलिखित में मैं मानता हूं, जैसा कि एवरेट ने किया था, कि ब्रह्मांड को क्वांटम वेव फंक्शन द्वारा पूरी तरह से वर्णित किया जा सकता है, जिसमें कोई छिपा हुआ चर नहीं है, जो अधिक मौलिक स्तर पर काम करता है। क्वांटम ब्रह्मांड में स्टीफन हॉकिंग के साथ हार्टल क्वांटम कॉस्मोलॉजी के संस्थापकों में से एक बन गए, जो पूरे ब्रह्मांड में क्वांटम सिद्धांत लागू करता है। शास्त्रीय ब्रह्मांड में यह चुनने की स्वतंत्रता है कि यह सब कैसे शुरू हुआ, यहां तक कि पहले उल्लिखित चरम स्थितियों को अलग रखते हुए भी। शास्त्रीय यांत्रिकी केवल इस मायने में नियतिवादी है कि यह ब्रह्मांड के लिए कई संभावित विकासवादी इतिहास प्रस्तुत करती है और उनके बारे में सशर्त बयान पेश करती है। यदि ऐसा होता है तो आगे ऐसा होना चाहिए। ट्रेन सादृश्य पर लौटने के लिए एक नियतात्मक सिद्धांत स्वयं यह नहीं कहता है कि ट्रेन कई में से किसी एक दिए गए ट्रैक पर क्यों है। यह X से Y के बजाय Z के बजाय A से B से C तक क्यों जा रही है। वर्तमान स्थिति को समझाने के लिए हम पिछली स्थितियों में वापस जा सकते हैं और प्रारंभिक स्थिति तक ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस प्रारंभिक स्थिति को इसके पहले की किसी भी चीज से समझाया नहीं जा सकता है। अंततः मानक नियतिवाद लाइबनिज के पर्याप्त कारण के सिद्धांत को पूरी तरह से संतुष्ट करने में विफल रहता है। जब प्रारंभिक स्थिति की बात आती है तो कुछ स्पष्टीकरण के बिना रह जाता है। यह सफलता सिर्फ दार्शनिक नहीं है। ब्रह्मांड के एक संपूर्ण सिद्धांत को उन घटनाओं की भविष्यवाणी करनी चाहिए जो हम इसमें देखते हैं, जिसमें इसकी बड़े पैमाने की संरचना और आकाशगंगाओं और सितारों का अस्तित्व शामिल है। हमारे पास मौजूद गतिशील समीकरण, चाहे न्यूटोनियन भौतिकी से हो या आइंस्टीनियन सापेक्षता से, स्वयं ऐसा नहीं कर सकते। हमारे अवलोकनों में कौन सी घटनाएं दिखाई देती हैं, यह प्रारंभिक स्थितियों पर संवेदनशील रूप से निर्भर करता है। हमें यह देखना चाहिए कि हम अपने चारों ओर ब्रह्मांड में क्या देखते हैं, और इस जानकारी का उपयोग उस प्रारंभिक स्थिति को निर्धारित करने के लिए करना चाहिए जिसने ऐसे अवलोकनों को जन्म दिया होगा। एक सिद्धांत जो ब्रह्मांड के अस्थायी विकास और इसकी सटीक प्रारंभिक स्थिति
दोनों के नियतिवादी कानूनों को निर्दिष्ट करता है, उसे संतुष्ट करता है, जिसे अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी रोजर पेनरोज ने अपनी 1959 की पुस्तक दी एम्परर्स न्यू माइंड में मजबूत नियतिवाद कहा था। पेनरोज के अनुसार यह सिर्फ अतीत द्वारा भविष्य निर्धारित होने का मामला नहीं है। ब्रह्मांड का संपूर्ण इतिहास किसी सटीक गणितीय योजना के अनुसार हर समय के लिए तय किया गया है। मान लीजिए कि एक ब्रह्मांड दृढ़ता से नियतिवादी है यदि उसके भौतिकी के बुनियादी नियम एक अद्वितीय ब्रह्मांडीय इतिहास को तय करते हैं। यदि नियतिवाद यह निर्दिष्ट किए बिना कि किसका उपयोग किया जा रहा है, गैर पार करने वाली रेल पटरियों का एक सेट प्रदान करता है, तो मजबूत नियतिवाद एक एकल ट्रैक बिछाता है जिसके पास यहां तक कि यह कहां से शुरू होता है इसके बारे में भी कोई विकल्प नहीं है। शास्त्रीय भौतिकी में मजबूत नियतिवाद को लागू करना कठिन है। आप ब्रह्मांड की प्रारंभिक स्थिति को एक नियम के रूप में निर्दिष्ट करके ऐसा करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन यद्यपि शास्त्रीय भौतिकी के गतिशील नियम सरल हैं, ब्रह्मांड स्वयं जटिल है और इसलिए इसकी प्रारंभिक स्थिति भी रही होगी। इसमें शामिल सभी कणों की सटीक स्थिति और संवेग का वर्णन करने के लिए इतनी अधिक जानकारी की आवश्यकता होती है कि प्रारंभिक स्थिति का कोई भी बयान कानून बनने के लिए बहुत जटिल है। हार्टले ने सुझाव दिया कि क्वांटम यांत्रिकी इस जटिलता समस्या को हल कर सकती है। चूंकि एक क्वांटम वस्तु का तरंग कार्य कई शास्त्रीय अवस्थाओं, उदाहरण के लिए जीवित बिल्ली या मृत बिल्ली, में फैला हुआ है, आप एक सरल प्रारंभिक स्थिति का प्रस्ताव कर सकते हैं जिसमें इन अवस्थाओं के क्वांटम सुपरपोजिशन में उभरती संरचनाओं के रूप में सभी जटिलताएं शामिल हैं। देखी गई सभी जटिलताओं को एक सरल मौलिक वास्तविकता के आंशिक विवरण के रूप में माना जा सकता है। ब्रह्मांड की तरंग क्रिया सादृश्य के रूप में एक पूर्ण गोले को जटिल आकार वाले कई टुकड़ों में काटा जा सकता है, फिर भी उन्हें एक साधारण गोला बनाने के लिए वापस एक साथ रखा जा सकता है। 1983 में हार्टल और हॉकिंग ने क्वांटम यूनिवर्स की प्रारंभिक स्थिति के बारे में पहले और अत्यधिक प्रभावशाली प्रस्तावों में से 4 को पेश किया। उनके कोई सीमा नहीं, वेव फंक्शन विचार से पता चलता है कि ब्रह्मांड का आकार एक शटलकॉक की तरह है। अतीत की ओर यह आसानी से घूमता है और एक बिंदु पर सिकुड़ जाता है, जैसा कि हॉकिंग ने 1981 में वेटिकन में ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर एक भाषण में कहा था। ब्रह्मांड की सीमा स्थितियों के बारे में कुछ विशेष होना चाहिए और इस स्थिति से अधिक विशेष क्या हो सकता है कि कोई सीमा नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में क्वांटम यूनिवर्स के 2 बुनियादी नियम हैं, एक अस्थायी विकास का नियतात्मक नियम और एक सरल नियम जो ब्रह्मांड के लिए प्रारंभिक तरंग फंक्शन चुनता है। इसीलिए क्वांटम यूनिवर्स मजबूत नियतिवाद को संतुष्ट करता है। भौतिक नियम ब्रह्मांड के बिल्कुल एक ब्रह्मांडीय इतिहास की अनुमति देते हैं, भले ही इसका वर्णन एक तरंग फंक्शन द्वारा किया गया हो जो कई शास्त्रीय प्रक्षेप पथों को सुपरपोज करता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप क्या हो सकता था, इसमें कोई आकस्मिकता नहीं है और इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी, इसकी कोई वैकल्पिक संभावना नहीं है। पहली घटना सहित प्रत्येक घटना की व्याख्या की गई है। हर समय ब्रह्मांड की संपूर्ण तरंग क्रिया नियमों द्वारा निर्धारित होती है। क्वांटम यांत्रिकी की संभावनाएं बुनियादी भौतिक कानूनों के स्तर पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ब्रह्मांड के बिट्स के मोटे मोटे और आंशिक विवरणों को सौंपा जा सकता है। इससे एक अधिक भविष्य सूचक और व्याख्यात्मक सिद्धांत सामने आता है। उदाहरण के लिए नो बाउंड्री प्रस्ताव अपेक्षाकृत सरल प्रारंभिक ब्रह्मांड और मुद्रास्फीति की घटना के लिए भविष्यवाणियां करता है। तेजी से विस्तार की अवधि जो कि ब्रह्मांड अपने पहले क्षणों में महसूस करता है। इस प्रस्ताव में अभी भी कई उलझने हैं, कम से कम इसलिए नहीं कि कुछ अध्ययनों से पता चला है कि प्रारंभिक अपेक्षाओं के विपरीत सिद्धांत ब्रह्मांड 5-6 के लिए एक अद्वितीय तरंग फंक्शन का चयन नहीं कर सकता है। लेकिन क्वांटम नींव में अध्ययन अनुसंधान, जो ज्यादातर क्वांटम ब्रह्मांड विज्ञान से स्वतंत्र है, मजबूत नियतिवाद को लागू करने के लिए एक और तरीका पेश कर सकता है। कई शोधकर्ताओं ने इस विवादास्पद विचार पर विचार किया है कि ब्रह्मांड सहित बंद प्रणालियों की क्वांटम अवस्थाओं को तरंग कार्यों तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक श्रेणी से आ सकती है। घनत्व मैट्रिक्स का स्थान दास्तस परम सिद्धांत घनत्व मैट्रिक्स को सुपरपोजिशन के रूप में सोचा जा सकता है और वे ब्रह्मांड की प्रारंभिक स्थिति के लिए अतिरिक्त विकल्प प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमारे पास अतीत की परिकल्पना को अपनाने के लिए कारण है, यह विचार जो संभावित प्रतीत होता है कि ब्रह्मांड कम एंट्रोपी अवस्था में शुरू हुआ और तब से इसकी एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, और यह सिद्धांत एक से मेल खाता है तरंग कार्यों का सेट, तो हम एक साधारण घनत्व मैट्रिक्स चुन सकते हैं जो उस सेट के समान मिश्रण से मेल खाता है। जैसा कि मैंने 10 पर तर्क दिया है, यदि हम घनत्व मैट्रिक्स को ब्रह्मांड की प्रारंभिक स्थिति के रूप में मानते हैं
और स्वीकार करते हैं कि यह एक कानून द्वारा निर्दिष्ट है, तो यह विकल्प नियतात्मक वॉन न्यूमैन समीकरण श्रोडिंगर के समीकरण का एक सामान्यीकरण के साथ संतुष्ट कर सकता है मजबूत नियतिवाद। हालांकि इस मामले में कानून एक क्वांटम यूनिवर्स के लौकिक इतिहास को तय करते हैं, जिसकी कई विकसित शाखाएं हैं। एक मल्टीवर्स। ब्रह्मांड कितना नियतात्मक है? उत्तर अंतिम सिद्धांत पर निर्भर करेगा जो क्वांटम भौतिकी और सापेक्षता के बीच विभाजन को पाटता है, और यह एक दूर की संभावना बनी हुई है। लेकिन अगर हार्टले सही हैं, तो अब तक नियतिवाद के उत्थान और पतन की कहानी पारंपरिक कहानी के विपरीत हो सकती है। एक निश्चित दृष्टिकोण से क्वांटम यूनिवर्स शास्त्रीय की तुलना में अधिक नियतात्मक है, जो मजबूत स्पष्टीकरण और बेहतर भविष्यवाणियां प्रदान करता है। इसका मनुष्य पर भी परिणाम होता है, क्योंकि इससे स्वतंत्र इच्छा 11 की रक्षा के लिए क्वांटम सिद्धांत की अपील करना कठिन हो जाता है। यदि क्वांटम यूनिवर्स दृढ़ता से नियतिवादी है, तो यूनिवर्स को जिस तरह से बनाया गया है, उसके अलावा इसे बनाने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। क्वांटम ब्रह्मांड के अंतिम नियम हमें बता सकते हैं। हेलो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करें। दोस्तों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।